अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। हुकूमत और अपोजिशन मौलाना को साथ मिलाने में मसरूफ़ हैं। कोशिश की जा रही है कि मौलाना को साथ मिलाया जा सके, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत कामयाब दिखाई दे रही है। मौलाना माइल दिखाई दे रहे हैं हुकूमत की जानिब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो पोलिटिकल आइसोलेशन है उसमें मज़ीद इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले चंद जो हफ्ते हैं वो पोलिटिकल लिहाज से और उसके साथ जो कानून साजी के मामला हैं खासे अहम दिखाई दे रहे हैं। सीनियर एनालिस्ट की इस पूरी सूरत हाल पर राय जानेंगे। हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, अमन साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, इसके साथ साथ आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्लासा साहब, क्या लग रहा है, मौलाना माइल हो जाएंगे हुकूमत की जानिब? मेरा तो ख्याल है हो चुके हैं, हो गए। मेरा ख्याल है हो किन कंडीशंस पर? सर, ये कुछ अर्सा पहले जब इनकी इमरान खान साहब की और ये मौलाना साहब की आपस में इनकी मोहब्बत की पींगें बढ़ी थी, तो उस वक्त भी कोई बात हो रही थी अपने शो में, तो मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा जनाब के वो पूछा था ना उन्होंने, मेरे कल दीवार फिल्म का डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब का और उनका जो साथ में अगनुस कपूर साहब थे, उन्होंने कहा जनाब कि तुम्हें, उसने कहा मेरे पास बंगला है, कोठी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने खैर जो जवाब दिया था सो दिया था कि माँ है मेरे पास। तो मैंने यही कहा था मैं कि इमरान खान साहब जो इनसे मौलाना साहब से डील कर रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं, तो ये तो बड़ी पावर पॉलिटिक्स है, बड़ी बेरहम गेम है। तो खान साहब के पास मौलाना साहब को देने के लिए क्या है? कोई बंगला, कार, कोठी, कोई मतलब वजारतें, कोई आप कुछ सेनेट में कोई आपको नुमाइंदगी या वजारतों में या आपको गवर्नरशिप, क्या है मतलब खान साहब के पास? तो खान साहब के पास तो कोई ऐसी ऑफर नहीं थी कि वो उनको करते मौलाना साहब को और वो इनके साथ खड़े रहे। हाँ, हुकूमतों के पास बहुत कुछ होता है, मतलब उनके पास ओहदे भी हैं। वैसे कोई खबरें आई थी कि DI खान की कोई सीट है या कुछ KPK में कुछ मामला आगे चलकर? मेरा ख्याल है मौलाना साहब को अब इतनी बड़ी पोजीशन में रहे भी नहीं मौलाना साहब। वो जो उनका इनिशिएटिव था ना, मतलब इलेक्शन के बाद उन्होंने दबाव बढ़ाया। आपको याद होगा पहले तो वो कहते थे कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाए, वो तो जरदारी साहब के कंपटीटर थे। फिर उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद हमें कोई चेयरमैन सेनेट दे देंगे, अच्छा कोई डिप्टी दे देंगे। माजी में इनको मिल जाता था, या डिप्टी चेयरमैन मिल जाता था सेनेट का, या डिप्टी कोई वहाँ पे आपको उधर मिल जाती थी कौमी असम्बली में। गवर्नर तो बन गए, उनकी जमात से गवर्नर थे KPK में। इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि जो निगरान CM थे वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, उनके जो गवर्नर थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। इवन गवर्नर भी थे उनके। सो माजी में उनको ये चीज़ें मिलती रही। अब की दफ़ा ना कोई बड़ी कोई स्ट्रेंज चीज़ें हुई थी मौलाना साहब के साथ। एंड वेरी फुल सिंपैथी विद हिम कि PDM की हुकूमत में अगर देखें तो उनको पूरा शेयर मिला हुआ था, उनके भाई भी बेटे भी पावर में थे, गवर्नर वगैरह भी लगे हुए थे सारे। अब जब आपने 8 फरवरी वाली वारदात डाल ली, सब कुछ कर लिया, तो अब जब इन्होंने पावर शेयरिंग की थी चौधरी शुजात साहब के घर पे बैठ के, उसमें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कंपनी थे, उसमें एक जो बिग मिसिंग था वो मौलाना साहब थे। भाई उन्होंने वो कहते हैं ना, एक है ना मुहावरा, दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाए कवे, भी उनके खिलाफ 2 साल जो थी या 3 साढ़े 3 साल PDM के, तो उसमें तो सारी ये तहरीक जो चला रहे थे वो तो मौलाना साहब अपोजिशन में चला रहे थे। उसमें मरियम साहबा भी ये मार्केट में नहीं थी, मीन्स के उसमें पॉलिटिक्स में ये बाहर नहीं थी, जेल में थी। नवाज शरीफ साहब बाहर थे और इनकी सारी पार्टी जेल में थी। जरदारी साहब जेल में थे। तो उस सड़कों पे इमरान खान साहब को किसने रजिस्ट किया? वो मौलाना किया। जब सारे इन्होंने उसके अंडे बच्चे हो गए और ये फल खाने का टाइम आया, ये 8 फरवरी के बाद इन्होंने बैठ के बंदर बांट की, तो मौलाना साहब को गायब कर दिया इन्होंने। तो मौलाना साहब ने तो फिर ये नाराजगी का इजहार करना था और उनको 5-6 महीने उन्होंने उनको दिए कि गुस्सा करें। सो अल्टीमेटली मौलाना साहब ने हुकूमत के साथ ही आना था। वो मजीद वो 4-5 साल पोजीशन में अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो नहीं जी इमरान खान साहब। लेकिन एक और भी बात थी कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक बयानिया KPK में अगर बनाएंगे तो शायद उनका जो वोट बैंक है वो रिवाइव हो। मारिया साहब, क्या लगता है मौलाना को नुकसान होगा हुकूमत के साथ आने में, या जिस तरह रिवाइवल की बात हो रही थी KPK में तो वो उसकी जानिब जाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब की जो ग्रीवेंसेस है मौजूदा PDM इत्तेहाद के साथ, वो इलेक्शन से पहले की सीट एडजस्टमेंट से शुरू हुई। अगर आप JOIF के ज़राए से बात करें तो उनको जो असल दुख है वो इस बात का है कि PMLN ने इलेक्शन से पहले उनके हक में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उम्मीदवारों को दस्तबरदार नहीं कराया, और मौलाना साहब को इलेक्शन वाले दिन जो नशिस्त है उनका ख्याल था कि PMLN के कैंडिडेट या उस इत्तेहाद के कैंडिडेट बैठ जाते तो मौलाना साहब उससे फ़ायदा उठा सकते थे। सो पॉइंट ब्लैंक इनकार कर दिया गया। बल्कि मियाँ साहब ने, जो उनकी पार्टी ने, यहाँ तक कहा कि आप हमारी सीट के ऊपर लड़ लें, तो जिसको बड़ा एज एन इंसल्ट समझा JOIF ने, तो उनके ताल्लुकात उस दिन से ख़राब है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो उनका एक मूड अलहदा होता है, जब वो अपोजिशन में होते हैं मूड अलहदा होता है, और हर सियासी जमात का होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिन फ्रिंजेस पे मौजूद पार्टीज़ को गले से लगाया, उनके साथ इत्तेहाद बनाया, अपोजिशन में जब भी वो बनाते हैं, इक़्तिदार में आके उनको भूल जाते हैं। अचकज़ई साहब इस इलेक्शन से पहले नवाज साहब के साथ खड़े थे, मौलाना साहब उनके साथ खड़े थे, लेकिन अब चूंकि यकीन दहानियों के बाद एक भरपूर इक़्तिदार वफाक और पंजाब में मिल गया है, तो ठीक है, ये छोटे मोटे इत्तेहादी अब क्या मायने रखते हैं। और ये वाकई एक पावर पॉलिटिक्स है, बेरहम सियासत है। लेकिन क्या ये एक हतमी जो है इस वक्त सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। अगर
अगर एक फ्रेम के अंदर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आ सकते हैं तो उस मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है। तो हमें इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब से प्रेशर डालेंगे, कुछ थोड़ी सी गेम बनाएंगे, और देखिए टाइम एंड स्पेस होता है, अभी वो टाइम एंड स्पेस है। हुकूमत को वो वोट चाहिए है कानून साजी करने के लिए, वोट नहीं चाहिए होते तो मौलाना साहब की शायद इतना ज़्यादा इस वक्त जो उनका इतना एक्सपोजर ना हो रहा होता कि पीटीआई भी मिल रही है, पीएमएलएन भी मिल रही है। तो पॉलिटिक्स तो वही होता है कि भाई आप सही बॉल के ऊपर सही हिट लगाएं। अब उनको नजर आ रहा है एक फुल टॉस है, उस पर वो कोशिश करेंगे कि गेंद बाउंड्री से पार जाए, और हुकूमत के पास ज़्यादा देने को होता है, ऑपोजिशन के पास कम होता है। लेकिन ये इतनी क्रचेस पे चलने वाली हुकूमत है, इतनी अनसर्टन हुकूमत खुद है कि उस पर भी भरोसा करते करते मौलाना साहब जो हैं ज़रा सोचेंगे ज़रूर। अगेन ये इतनी मेहनत से हमने ये गुंजल लगाई है, इतनी मेहनत से हमने ये गिरा लगाई है कि अब किसी से ये खुल नहीं रही है, ये किसी से मामला सुलझ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन बज़ाहिर ये भी लग रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद 6 माह थे, 6 माह में कोशिश की जाती तो शायद मौलाना को एंगेज कर लिया जाता, लेकिन उस तरह से कोशिश हुई लेकिन मौलाना माने ही नहीं। पता नहीं किस चीज़ का वेट करते रहे। आमिर रज़ा साहब, सेनेट की 2 सीटें जो अफवाहें हैं या गवर्नरशिप केपीके की, ये लेकर राजी हो जाएंगे मौलाना? मैं जिस तरह क्लासरा साहब बहुत दिनों से कह रहे हैं, मेरा भी ये अंदाजा था कि असूलों की लड़ाई नहीं हो रही है। ये लड़ाई जो हो रही है, कि समझ रहा था, हमारे बाद मासूम सादा दिल लोग ये समझ रहे थे कि मौलाना निकले हैं जमहूरियत के चैंपियन बनने के लिए, अवामी हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की लड़ाई लड़ेंगे। जो पुराने हम घाट घाट के सहाफी हैं, पिए हुए पानी पिए हुए, तो हमें अंदाजा यही था कि मौलाना डोल जाएंगे। और वो डोल इसलिए जाएंगे, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो उनके जाती मरासिम शरीफ खानदान से और जरदारी खानदान से बहुत गहरे और पुराने हैं, और उन जो मरासिम की ठोस वजूहात हैं वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि बिल्कुल जैसे क्लासरा साहब और फिर मारिया ने भी रोशनी डाली कि उनको उनके कुछ वो थी, फरमाइशें थी या उनकी तवक्कुआत थी, और अगर वो पूरी हो जाती हैं और ज़ाहिर हुकूमत इस पोजीशन में होती है उन तवक्कुआत को पूरा करने के, जो कर देंगे इंशाअल्लाह भी, हम अगर कह दें उसके साथ तो बड़ा बरकत होगी। तो फिर तो आप देखिए कि मौलाना जो है वो वहीं पे खड़े होंगे जहां उनको हमेशा से खड़े रहे। नहीं, वो गफूर हैदरी साहब ने भी कहा ना कल एक इंटरव्यू में, उनका कहना था कि हमें कोई मसला नहीं था पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नून से, हमारा जो मसला था वो तो इलेक्शन कमीशन से, एस्टैब्लिशमेंट से था, ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए मसला मौलाना का करप्शन नहीं है, उनका मसला आइन की बालादस्ती नहीं है, उनका मसला जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, उनका जो मसला था वो उन्होंने बता दिया। और वो भी अच्छा, इलेक्शन कमीशन से भी क्यों शिकवा है? शिकवा ये है कि जनाब जो उनके इत्तेहादियों को फायदा पहुंचा, नून लीग को फायदा पहुंचा, कि जनाब पंजाब में मतलब है कि उन्होंने तवक्कुआत से बढ़कर जो है नशिस्तें ली, और जो पातन की रिपोर्ट आप पढ़ते हैं, बाकी आप इधर उधर से खबरें मिलती हैं, माफ कीजिएगा, कि जो हारा हुआ इलेक्शन था वहां जीत गए। NA 130 नवाज शरीफ साहब हार चुके थे, और आप देखें दिलचस्प बात कि हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही, कोई उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा। तो जाहिर वो चाह रहे थे कि जो सलूक इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बाज़ लोगों में किया, वो मेरे साथ भी करें। मुझ में कौन से ऐसे कांटे लगे हुए हैं कि जी जो वो है ना, मिसाल जैसे भी दे रहे थे कि बीफाख्ता जो है झेलती और कब्बे अंडे खा रहे होते हैं, तो मौलाना के साथ यही हुआ है। तो मौलाना को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले भी कश्मीर कमेटी इनको मिल जाया करती थी, कभी कुछ इस तरह की कमेटी के सरबराह हो जाते थे और ये फिर अपना काम धंधे में लग जाते थे। तो इंशाल्लाह कभी मतलब मिलेगा अभी भी गवर्नरशिप और 2 सेनेट की सीटें, मतलब इतना ही हिस्सा अभी मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा वजन नहीं है ना, पार्टी का वजन कितना है। तो आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं जी न्यूसेंस वैल्यूज आ रहा है। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान में तो पंजाब में हमने देखा, रिसेंट हिस्ट्री है जनाब के, आपके 10 सीटों पे सीएम पंजाब बन गए। परवेज इलाही साहब, क्लासा साहब, सीएम पंजाब बन गए, तो मतलब वेटेज तो है ना, 10 सीटों पे सीएम पंजाब। अब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इंगेज कर पा रही सियासी जमातों को अपने साथ? मौलाना भी हाथ से गए। उससे पहले अगर जाए मंजूर भट्टू साहब, मैं अगर 93-94 में आमिर भाई को याद होगा, क्योंकि वही वाली बात कि अगर हिस्ट्री में पीछे जाएं तो उस वक्त मेरा ख्याल उनके पास 14 लोग थे शायद भट्टू साहब के साथ। उन्होंने बेनजीर भट्टू साहबा की हुकूमत जो है तो सारी हाईजैक कर ली थी, फैसल साले हजाज साहब को सीनियर एडवाइजर पे। इस तरह के ग्रुप्स तो होते रहते हैं। मौलाना साहब का एक और भी है जिसकी वजह से इनका दौर लाके, मैंने बड़ा वैसे एंजॉय किया अभी आमिर भाई के कमेंट को, आमिर ज़िया साहब को। उन्होंने कहा ना आपके मौलाना फिर अपने काम धंधे पे लग जाते थे। काम धंधे पे लग जाना मतलब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक फ्रेज है जो उन्होंने यूज़ की है, यह पूरी पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। नो कमिंग टू द सर, जो आपका सवाल है कि तहरीक इंसाफ जो है, अब तहरीक इंसाफ जब पावर में थी इसको सूट भी करता था, मतलब 1 मैन आर्मी। इमरान खान साहब ने अपना जो इमेज बनाया है 1 मैन आर्मी, उसके बाद
आपका ऐसे डेमोलेशन स्क्वाड के, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी अलहदा शनाख्त बनानी है। और इसका उनको फ़ायदा हुआ है खान साहब को। अगर आप 2018 से पहले भी देखें मोस्टली, तो उन्होंने अपने आप को सिंगल हैंडली सामने लेके आए हैं अगेंस्ट द शरीफ एंड द जरदारी, और इसी बात को लोगों ने थर्ड फोर्स के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया। अब खान साहब ने अपनी पावर में जब आए वज़ीर आज़म से 3.5 साल वो यही कुछ करते रहे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, डाकू हैं, चोर हैं, मतलब आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो जेलों में थी, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरियम साहब, शहबाज शरीफ, लंबी लिस्ट चाहते, सारे के सारे जेल में थे। अब 3.5 साल खान साहब ने इस तरह की स्वीपिंग उन्होंने ये पॉलिटिक्स की। इवन मौलाना साहब के साथ जो उनको अपने जलसे जुलूसों में जिस तरह की गालियां दी जाती, नाम दिए जाते थे, बला बला चीज़ें, तो खान साहब ने इसमें बिलीव ही नहीं किया था कि किसी कोई पार्टी के साथ मैंने खड़े होना है। उनका ये कहना था मैं अकेला, मतलब वो कहते मैं कल ही काफ़ी हूँ, ये उन्होंने खुद कहा मैं कल ही काफ़ी हूँ, कोई बातचीत नहीं किया जिसके साथ मेरी इस तरह चल रही हो। अब उन्हें ये नहीं पता था कि वंस यू आर आउट ऑफ पावर फिर आपको पॉलिटिकल अलायंसेस की ज़रूरत पड़ती है, फिर कुछ आपको लोग पड़ते हैं, लिहाजा अब उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने में भी उनको टाइम लग गया है। अब ये पावर में थे, इनसे बात हो नहीं सकती थी, ये आपके नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब बच बचा के मौलाना साहब थे। अब मौलाना साहब के दर तक जाना, घर पे जाना, अपनी ईगो को, अपने तमाम चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके मुश्किल फैसला था, लेकिन पॉलिटिकल लोग कर लेते हैं, वो इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, मतलब उनका जब भी दिल चाहे अपने रिवर्स कर लें, यू टर्न लें, खैर है। अब मौलाना साहब इज़ अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, इतने मतलब जितने लोग भी हैं। अब ये बात इमरान खान साहब को समझनी चाहिए थी कि मौलाना साहब के मेरे तो हमारे इंटरेस्ट ही कन्फ्लिक्ट में हैं, हम तो एक दूसरे को राइवल्स हैं, मतलब इतनी राइवलरी शायद उनकी नवाज शरीफ और जरदारी साहब से नहीं होगी जितनी मौलाना के साथ आपकी KPK में है। वहाँ पे सबसे बड़े आपके पॉलिटिकल अपोनेंट तो वो हैं। अब खान साहब उनकी चाल में आए हैं। अब ये था एक दूसरे को यूज़ करना। खान साहब को ये था कि मौलाना नाराज़ हैं, इनके पास स्ट्रीट पावर है, इनके पास जलसे जुलूस हैं, लोग हैं, उनको निकालते, मेरे भी कुछ बंदे आएंगे, हुकूमत को टफ टाइम देते। ये अगेन ये इमरान खान साहब के जहन में। मौलाना के साथ ये जहन में क्या था कि मुझे हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही, ना मुझे इन्होंने चेयरमैन बनाया है, ना मुझे सदारत दी है, ना वजारतें दी है, ना मुझे गवर्नर दी है। उन्होंने कहा चले खान साहब का दबाव जो डर है ना, ये मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट पे इन पे रखता हूँ और कोई इनसे डील मारता हूं। मतलब अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाई मौलाना ने, यूज करने। ये पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग योर अपोनेंट्स। जो सबसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी होगा वो दूसरे को यूज करेगा। लिहाजा इस खेल में मौलाना साहब जो है एज यूजुअल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब को अलायंस को वक्ती तौर पर यूज करके उन्होंने डील कट कर लिए। हालांकि माजी में एक साथ स्टेज भी शेयर करते रहे, ARD की तहरीक, वो तो नवाज शरीफ साहब के साथ शेयर करते हैं, वो तो जरदारी साहब की पार्टी के मामला हो, बिल्कुल सारी माजी की चीजें। चले अभी जो मुज़ाकरात को लेकर आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बात की, पहले मुलाहिज़ा कीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं चाहता हूँ नेशनल इश्यूज पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव। देखें जी, गिलानी साहब कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लीड लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज भी एक राउफ हसन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कोई इन सियासी बातों के पास कुछ नहीं है, हमारे कुछ लोगों का राब्ता है। बारी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अचकज़ई साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि चले कोई मामला आगे चलें, जिस तरह के बयानात भी आ चुके हैं कि कुछ मुलाकातें भी हो चुकी हैं उनकी राना सनाउल्लाह से, और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात, ये चीज़ें सबूताज नहीं हो जाएंगी? पाकिस्तान तरीका क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही अभी तक? देखिए, टॉक फाइट होता है। कोई कभी भी सियासत में दो तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपकी जमात में एक हॉक्स होते हैं जो बिल्कुल फुल थ्रॉटल अटैक करते हैं। इस वक्त हमें PMLN में नजर आ रहे हैं, PTI में नजर आ रहे हैं। इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है कि जी बात हो ही नहीं सकती। एक ग्रुप कहता है पहले माफी मांगे, दूसरा ग्रुप कहता है हमें आप पे एतमाद नहीं है, तीसरा ग्रुप कहता है हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुक्तदरा से बात करना चाहेंगे। तो ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है जो हर जमात के अंदर ली जाती है। फिर उसी जमात में डव्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता बनाते हैं। वो आपको PMLN के अंदर भी नजर आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी आए बैठ के बात करें। कमिंग फ्रॉम हिम इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कमिंग फ्रॉम नवाज शरीफ साहब। तो इस तरह के लोग भी हर जमात के अंदर हैं। असद कैसर साहब वगैरह अगर हम देखें तो वो PTI के इरफान साहब ने भी सेनेट में कहा कि जंगों का इख्तिताम भी मुज़ाकरात पर ही होता है। उन्होंने भी सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए यही बोला। बिल्कुल, और ये सबको मालूम है कि एंड इसका जो रिजल्ट है वो टेबल के ऊपर बैठकर ही तय होगा। लेकिन सिर्फ आपने अपनी पोजीशन को ऑफ स्ट्रेंथ को इसको इस्टेब्लिश करना होता है और उसके बाद आप बात करते हैं। जब आप क्या ये सारी गुफ्तगू बैठकर सियासी जमातों को करनी पड़ेगी, ये तहरीक इंसाफ को भी पता है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि हम एक इतने यूनिक पोजीशन में हैं कि जहां पर इस वक्त कोई भी एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर नहीं है इस मुज़ाकरात में गारंटीज देने वाला। बैठकर अगर कोई शराइत तय होंगी तो वो इम्प्लीमेंट होंगी, वो बिल्कुल आखिरी हद तक जाकर वो काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और ये क्रॉस द बोर्ड है। इमरान खान साहब के ऊपर उनकी जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते,
कई मरतबा ऐसा हुआ कि उनके बिहाफ के ऊपर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स कमिटमेंट्स देकर आए, लेकिन खान साहब का आखिरी वक्त पे मूड बदल गया या खान साहब ने उन शराइत को अप्रूव नहीं किया, फिर वो बेचारे उनकी थोड़े से कच्चे से हो गए जब वो मुज़ाकरात करने जाया करते थे। अभी रिसेंटली वो अचक जी साहब कहते हैं ना जनाब कि मुझे आपने आगे किया हुआ था, जलसा मंसूख करना था, मुझे पूछा ही नहीं, मैं शाम को जलसा का पहुंचा हुआ था। क्योंकि कभी इत्तेहाद बनाने की, उसको चलाने की कैपेसिटी या ज़रूरत तहरीक इंसाफ को महसूस नहीं हुई ना इससे पहले, जब 2013 के बाद से। 2008 में भी जो इत्तेहाद था वो तो नवाज शरीफ साहब और बाकी सीनियर लीडरशिप लीड कर रही थी, इमरान खान साहब तो उसमें एक साइड किक के तौर पे थे, उस वक्त उनकी इतनी सियासी कद भी नहीं था। तो जब आप सोलो फ्लाइट करते हैं तो आपको फिर ये काम सियासत और जो है ये बुरे हालात या मुश्किल हालात सिखा दिया करते हैं। तो इस वक्त प्रॉब्लम गवर्नमेंट की साइड पे भी है, बिकॉज ये उनकी सियासी बका का मामला है। अगर वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ टेबल के ऊपर बैठ जाएं तो फिर वो उनका ना बयानिया है, बयानिया बिल्कुल उनका ज़ेरे ज़मीन चला गया, कुछ बेचने के लिए है नहीं। पॉपुलैरिटी हम सबको पता है, हम जो भी 8 फरवरी के रिजल्ट्स के ऊपर जितनी भी हम यहाँ पर तबर्रे पढ़ लें, सबको मालूम है, PMLN को खुद भी मालूम है कि 2002 के बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर उनकी इलेक्टोरल जो है मामला के अंदर इस वक्त सामने आई है। तो उनके पले आएगा क्या? मतलब कि गवर्नमेंट PTI से बात क्यों करे? इतनी मुश्किल से धक्का लगा के बदनामी लेकर एक गवर्नमेंट बनाई है जो पहले ही क्रचिस पे है, और वो PTI से बात करके खान साहब बाहर आ जाए या उनके कुछ मुतालबात गिव एंड टेक होगा ना, सारी बातें तो नहीं मानी जाएंगी तहरीक इंसाफ की, सारी बातें तो PMLN की भी नहीं मानी जाएंगी, लेकिन जो बातें मानी जाएंगी तो वो अपने हाथ पैर कटवा लें और PTI को स्ट्रेंथन कर लें। बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब को धक्के दे के इस वक्त जेल में रखा हुआ है और ऊपर से जोर से कुंडी लगा के चाबी जो है इस वक्त किसी जिंदान में फेंकी हुई है, तो वो निकाल कर उसको निकाल दे ताकि वो आके एक बड़ी तवाना अपोजिशन बन जाए। ये होता मुझे नजर नहीं आ रहा। तो अगर PTI बात नहीं करना चाहती तो गवर्नमेंट भी कोई मर नहीं रही बात करने के लिए। बिल्कुल, हुकूमत भी रिलैक्स है, हुकूमत को मसला कोई नहीं है, विन विन पोजीशन में फिलहाल दिखाई दे रही है, चीजें उनके हाथ में हैं। आमिर रज़ा साहब ये बता दें, अचकज़ई साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं खान साहब के बिहाफ पर, कोई नतीजा निकल पाएगा इन मुज़ाकरात का? पहले मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो हमारे बाद फिक्री मुगालते हमें दूर कर लेने चाहिए कि अगर नून लीग और PTI बिलफर्ज मुज़ाकरात कर भी लें तो नतीजा नहीं निकलेगा। जहां कोर्स करेक्शन होगा, गुफ्तगू कहीं पर होगी तो PTI के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होगी, जब भी होगी, साल में होती है, फौरन होती है, नहीं होती है, वो जो भी मसला है। यानी कि हमारे एक और है ना क्लीशे कि जी हर चीज का जो इख्तिताम होता है मुज़ाकरात पर होता है, ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात से पहले जंगों में एक पावर जो होती है, एक ग्रुप ऑफ पावर्स डिसाइसिव तरीके से मैदान जंग अपने हाथ में कर लेते हैं, फिर स्पॉइल्स ऑफ वॉर को बांटने के लिए जी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। ठीक है ना, कि आपने एक फरीक को इतना कमजोर कर दिया कि जो आपने शराइत उस पर ठूसनी थी वो ठूस दी उसके ऊपर। यहाँ पर मुज़ाकरात होते, कभी ये नहीं होता कि जिन बैलेंस ऑफ पावर जहां पर हो वहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां पर भी स्टेलमेट आता है। और हमने देखा है तारीख में, अगर आप मुताला उठा के रियासतों के दरमियान देख ले, सियासी कुव्वतों के दरमियान देख ले, तो यही होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जी तमाम मुसलमान बैठ के जी एक मेज पर बैठ जाए और अपने मसले हल कर ले, नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है। आप सोचें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान किसी किस्म की मुफाहमत हो जाती है जल्द या बदेर, तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान सबसे ज्यादा नून लीग को होगा, उसका नुकसान थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी को भी होगा। पीपल्स पार्टी का गो के सिंध का किला बहुत मजबूत है, लेकिन जाहिर है कि वो तो उनके तो मफाद में नहीं है कि इसको PTI को जरा से भी जगह दें, और उन्हें अपनी मकबूलियत का भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है वो बहुत नाराज है, उसको एतमाद नहीं है इस पूरे निजाम के ऊपर। तो एक कहीं पे ख्याल है गोशे में कि जी हमें इसी तरह से रास्ता बनाना है साल में 2 साल में, और हम देखेंगे कि जी एक दिन हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे और लोग PTI को भूल जाएंगे। तो ये उनका मंसूबा है। अब PTI के मुकाबले में क्या मंसूबा लेकर आती है ये कभी हमें देखना अभी तक। लेकिन PTI की एक बहुत बड़ा जो मैं कहूंगा क्रेडिट में जाता है, वो ये जाता है कि उन्होंने मतलब वो हारे नहीं है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनको जीतने नहीं दिया। तो बाज़ औक़ात जब आप मैच को फंसा लेते हैं तो ये भी आपकी बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि आप पोजीशन ऑफ वीकनेस पर हैं। वरना अमूमन ये होता है कि जैसे कोई और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जब मुश्किल में आते हैं वो मुल्क से फरार हो जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, वो लंदन चले जाते हैं ना। तो इमरान ने पहली मरतबा ये किया, वो जेल में बैठा हुआ है और उसको गालिबन जल्दी भी नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हालात होंगे, वो क्लासरा साहब को अंदर की खबर होती है तो उनको जल्दी भी नहीं लग रही निकलने की। तो अब दोनों तरफ से टेस्ट है कि कौन आई बॉल, कौन कहते हैं ब्लिंक पहले करेगा, कौन पलक पहले झपकेगा। तो वो अभी जो है उसका भी तय होना है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से
पाकिस्तान बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार है, हमारी मईशत बैठ गई है, लोगों का एतमाद जो है इस निजाम पे सेट गया है। इकॉनमी पे बात करेंगे, आईसॉस का जो एक सर्वे आया है उस पर बात कर लेंगे आईसॉस का, लेकिन उससे पहले जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, वो रवायती सियासत से थोड़ा तंग है। क्लास साहब, आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब अभी तक कुछ नहीं सीखा उन्होंने, अब दोबारा इलाज के लिए खबरें हैं बाहर जा रहे हैं। उससे पहले मरियम साहिबा जो है सीएम बनती हैं, 3 करोड़ पे गाड़ी के टायर चेंज करवाने पर लगा। एक जो माइंडसेट लोग जो गम और गुस्सा सोशल मीडिया पे जिसका इजहार होता है, कुछ नहीं सीखा अभी तक उसे इन्होंने। बड़ा अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान के लीडरों में सीखने की कैपेसिटी है? चलें इस तरह हम देख लेते होते हैं ओवरऑल आप इन चीज़ों को। ये जो कामयाब लोग होते हैं ना सर, वज़ीर आज़म लेवल पे हूँ, बड़े बिग बिजनेसमैन हूँ, वट एवर, जो भी बंदा अपनी फील्ड में कामयाब होगा, वो किसी पे किसी के कोई लेसन्स पे नहीं सीखता, ना उसको ज़रूरत होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कामयाब लोगों को भी मशवरा देना भी नहीं चाहिए। अब ये लोग इसी ही तरीके से पावर में है, इसी ही तरीके से वो वज़ीर आज़म बने हैं। मुझे याद है एक छोटा सा वाक़या उसमें सुना दूँ कि मैं इन चीज़ों को कैसे देखता हूँ कि उन्होंने क्या सबक सीखे हैं। तो इस पर यहाँ पर मुझे याद है कि ये थे, ये वो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे जब वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकातें करनी शुरू की। वेरी नाइस ऑफ हिम। अच्छा, मेरा एक बैकग्राउंड भी था, मैंने उन पे पावर के कोई स्टोरीज भी की हुई, तो लिहाजा वो मेरे खिलाफ 2000 तकरीरें भी कर चुके थे कौमी असम्बली में, जैसे होते फेयर एनफ, उनका राइट था। तो मुझे उनकी कॉल है, मेरे ख्याल अकरम शहीदी साहब जो उस वक्त उनके वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, सारी मीडिया के उनके वो थे, उनके सेक्रेटरी थे कि वज़ीर आज़म साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक एम्बेरसमेंट हुई कि मैंने स्टोरीज की हुई है, उन्होंने तकरीरें की हुई है, तो मैं क्या उनसे गुफ्तगू हो सकती। खैर मुलाकात हुई, रमज़ान के दिन थे, मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने मुझे ना यही बात की, अगर रऊफ साहब ये बताएं कि मुझे कोई ना मशवरे दें कि मुझे हुकूमत कैसे हमें ये चलानी चाहिए। मैं कहा सर जी कहाँ, मेरा क्या काम है, मैं अगर इतना समझदार होता, अक्लमंद होता, ये मैंने अपने बात समझाई हुई कि कामयाब लोगों को, बड़े लोगों को, उनको मशवरे भी नहीं देने, ना उनको सबक सिखाने हैं। मैं सर मेरी क्या पिद्दी और पिद्दी का शोर, मैं एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट टाइप आदमी हूँ, तो मैं कहाँ वज़ीर आज़म को मशवरे दूँ। तो मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा, मैं सर अगर मैं इतना समझदार होता तो मैं आपकी जगह बैठा होता। इफ आई एम दैट इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन कि मैं हुकूमतों को मशवरे दूं, बताऊं कैसे करना है। लेकिन उस सवाल का जवाब बड़ा खूबसूरत दिया राजा साहब ने। उन्होंने कहा नहीं रहो भाई, इसका ना इससे कोई तल्लुक नहीं है, ये कबलियत से कोई तल्लुक नहीं, आज तक याद है, कबलियत जानने से कोई तल्लुक नहीं है। जहाँ मैं बैठा हूँ, ये अल्लाह की मतलब है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे ऊपर एक मेहरबानी। मैं तो घर में सो रहा था, मेरी मिसेज ने, बेगम साहब ने कहा जी आपका नाम चल रहा है। अच्छा खैर, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनको 3 फिर, अच्छा मैं गया, अब ये तो बड़ी सीरियस बात है, आई हैव टू टेल हिम समथिंग। जवाब तो बड़ा खूबसूरत दिया राज साहब ने। मैंने उन्हें 3 बातें कि मैं सर ये 1 2 3 4 जो है ना आपको करनी चाहिए एज ए गवर्नेंस को बेहतर। उन्होंने कहा जी अकरम शहीदी साहब लिख लेंगे, लिख लें, उन्होंने पॉइंट्स ले लिए। एग्जैक्ट विद इन मंथ जिन चीज़ों से मैंने मना किया राजा साहब ने चीज़ें की। अच्छा, 3 चीज़ें की। अब मैं वो नहीं बताता क्या चीज़ें थी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि ये लोग अपने एक माइंड सेट के साथ, एक एस्टेब्लिश अपनी एक्टिविटीज़ के साथ, ट्रिक्स के साथ वो अपने आप को यहाँ तक लेकर आएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को बड़ा शौक है। हम लंदन में थे, हमारे दोस्त अगर अरशद शरीफ साहब शहीद थे, उसके बाद ज़ियाउद्दीन साहब थे, मैं था, और भी दोस्त थे। नवाज शरीफ साहब ये क्वालिटी है, वी लाइक इट और नॉट, हमेशा जो भी बंदा मिलेगा दसो की करना है, आके की करना चाहिए, आपसे पूछेंगे, आपसे बात पूछेंगे, मशवरा लेंगे और घंटों सुनते भी रहेंगे बड़ी कटसी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से। ये उनमें रेयर क्वालिटी है, बाकी लोगों में बहुत मैंने कम देखी। नाश्ते की टेबल भी बड़ी फेमस है, वो हमेशा आपकी बात सुनेंगे, करेंगे अपनी मर्जी। अच्छा, इमरान खान साहब में क्वालिटी नहीं था, हम ये सारे मिलते थे, मारिया साहब बैठी हुई हैं, आमिर जाब भाई बैठे, खान साहब बोलते ही रहते थे। मतलब अगर 2 घंटे मुलाकात हुई है ना, तो उसमें 1 घंटा 50 मिनट खान साहब ने बोलना, किसी से कभी नहीं पूछा उन्होंने आज ही बताएं क्या करे, कोई सवाल की शक्ल में कर ले तो कर ले। वो बहते नवाज शरीफ साहब सुनते थे, करते मर्जी थे। सो ये उनका एक ना तरीका होता है अपने आप को उन्होंने इसी तरीके से ही उन्होंने कामयाब किया। और ये बात जो भी बात कह रहे थे अमरजाब भाई, ये बात हमारे सियासतदानों को समझ आ चुकी हुई है कि इस मुल्क में ना वोट के जरिए पावर में आ सकते हैं, ना लोगों के सपोर्ट पे आ सकते हैं। आपने अगर आना है तो जिसके पास बंदूक है ना गोली है, अगर उसके साथ आपकी यारी लग गई, मतलब चौकी जो ये है ना थाने की चौकी वाले आपके सिपाही के साथ यारी लग गए ना, तो फिर आप पूरा इलाका फतह कर लेंगे। अब लिहाजा चौकी के सिपाही से इन्होंने जो अपनी दोस्तें कर, कभी किसी की दोस्ती हो, कभी खान साहब दोस्ती लगा लेते हैं, तो कभी नवाज शरीफ साहब, कभी जरदारी साहब। सो ये एक साइकिल चक्कर जो है, अब खान साहब की सारी यही है कि जनाब के अगेन किसी तरीके से मेरी दोबारा दोस्ती तल्लुकात हो जाए, ये इनकी कोशिश है, हम नहीं होने देंगे। सो जो बात आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं सीखा, उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, एक ही बात सीखी है कि पावर जो है ना वो आपके बैरल ऑफ द गन से आते हैं। जिसके पास गन है वही पावरफुल है। हमारे पार्लियामेंट है, वोट है, चीज है, इनकी ना कोई अहमियत है तो नाम कुछ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इसलिए खान साहब भी इसीलिए रहेंगे। इसलिए जब आपने ये कहा ना कि सबक नहीं सीखा, वो क्या सबक सीखे? उनकी हुकूमत 4थी दफा, उनका भाई दोबारा वजीर आज़म दूसरी दफा बन गया, बेटी उनकी वजीर आला बन गया, 3 दफा वो खुद वजीर आज़म। उनको लगता है यही तरीका है पावर में जाने का, इक्तदार में। वो क्यों इस तरीके कार को बदलें सर? वो क्यों आप कह रहे हैं नौजवानों के पास जाएं, उनको वोट लें, उनको थोड़ा सा, मतलब सब इसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, इसी सिस्टम के
के तहत बार बार इक़्तिदार में आते रहे, तो इसमें उनको सूट नहीं करता कि आवाम की जानिब देखें, वो असल जगह देख रहे हैं जहाँ उनको देखना चाहिए। अच्छा बारी साहब, खबरें हैं कि मियाँ साहब कुछ मायूस हैं इकॉनमी के मामलात को लेकर, और एप्सॉस के सर्वे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम भी मायूस है, मियाँ साहब भी मायूस हैं, इसीलिए लंदन भी जा रहे हैं। लेकिन लंदन जाने की उनकी टाइमिंग बड़ी अहम है, और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे तो इलाज की रीज़न बताई जा रही है। इन हालात में सूट करता है जहाँ एक नौजवान जो तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है कि आप पाकिस्तान में इलाज करवाएं, अब आपकी बेटी सीएम है। बिलावल साहब आए रोज़ बताते हैं कि हमने इतने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट बना दिए हैं, मियाँ साहब वहाँ जाकर इलाज करवा लें। देखिए यही तो प्रॉब्लम है, अगर शहर के लोग जालिम हैं तो हमें भी मरने का भरपूर शौक है ना। अगर इस मुल्क के आपने उर्दू में पढ़ दिया है, वरना पंजाबी में बड़ा अच्छा लगता है, दबाती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो शहर के लोग भी जालिम सन ते सानू मरन दा शौक भी सी, ठीक है। आपकी फरमाइश पे मैंने पंजाबी में पढ़ती है। तो जी अगर मुक़्तदरा इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों को साइडलाइन करती है, उनकी टांगे काटती है, तो माशाल्लाह सियासी जमातों ने भी रद्द-ए-अमल के तौर पे बिल्कुल 2 रुपए की भी इम्प्रोवाइजेशन या अपने अंदर जिसे कहते हैं ना कि आप अंदर झांक कर देखें और देखें कि भाई क्या मामलात हैं, क्या जो चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे अमूर हैं जिनके ऊपर अगर हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे, उनको ठीक कर लेंगे तो अवाम के साथ हमारा रिश्ता ज़्यादा जुड़ जाएगा, हमारे जो पैर हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे अवाम के अंदर। तो उसमें से एक सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस मुल्क के अंदर अब 65% नौजवान तबका है, वो अब सवालात पूछता है, वो आपसे पूछता है कि भाई आप की जो जमातों के अंदर खुद जमहूरियत नहीं है तो फिर आप किस ज़बान से जमहूरियत की बात करते हैं, आप जो इस मुल्क के लोगों को भाषण देते हैं आप उस पर खुद कितना अमल करते हैं। और ये ऑप्टिक्स जो है ये इनको समझ नहीं आ रही कि आजकल का जो नया वोटर है, नया नौजवान है, वो इन सब चीज़ों से बेजार है। देखिए अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब 1998 में मुझे याद है कि सियासी शऊर थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, वो फेयरली यंग बैक देन, तो उस वक्त जब हमने देखा कि इलेक्शन था तो यही चेहरे थे, यही कैरेक्टर्स थे। और 2024 के इलेक्शन के अंदर जब हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेसी अनाउंस हो रही थी तो नवाज शरीफ साहब भी थे, और सडनली आपको एक डेजा वो होता है कि जी 90s के इलेक्शन के अंदर भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, 2024 के इलेक्शंस में भी नवाज शरीफ साहब उस वक्त तो थे, हमें नहीं मालूम कि पसे पर्दा वो नहीं थे। मतलब ना शक्लें बदली, ना नारे बदले, ना आवाम की हालत बदली, आप 90 से लेके अभी तक चीजें जू की तू ही हैं, ना तर्जे, ना ज़बान बदली, ना अल्फाज बदले, ना तर्ज हुक्मरानी बदला, कुछ भी नहीं बदला। और एकदम से जब मुझे याद है, एकदम आपको ना डेजा वो होता है कि ओह हम अभी भी 90s में फंसे हुए हैं। तो अगर मेरी जनरेशन जो कि अब जवानी के बाद अब हम मिड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो यंग लोग हैं उनका तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, उनका बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। मिलेनियल्स ने फिर किसी तरीके से ले देकर इस निज़ाम को कबूल भी किया, उसको भी चलाया है। नौजवान इसको ना चलाने में, ना इसको एक्सेप्ट करने में, ना इसको सपोर्ट करने में कहीं से इंटरेस्टेड नहीं है। और ये डिस्कनेक्ट है जो समझ नहीं आ रही लोगों को, कि वो कहते जी हमारी बात क्यों नहीं सुनते यंग लोग, इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप उनकी ज़बान में उनसे बात नहीं करते, आप वो कपड़े नहीं पहनते जो यहाँ पे एक आम इंसान, आम पाकिस्तानी पहनता है, आपके पास वो अल्फाज नहीं है, आपके पास वो लैंग्वेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आप उनको अपने से नहीं लगते, इस वजह से वो आपकी बात नहीं समझते, आप उनको वो रिलेटेबल नहीं लगते क्योंकि आप बाहर इलाज कराते हैं, आपका लाइफस्टाइल जिसको आप बड़े भरपूर तरीके से फ्लॉन्ट करते हैं, ये भी नहीं कि यूर हम्बल अबाउट इट। इंडिया में देखें गांधीज के पास कई गुना ज़्यादा पैसा है, लेकिन गांधी खानदान की खवातीन को कभी भी आप कोलापुरी चप्पलों और खद्दर की साड़ियों के अलावा कभी भी आप जो है अपनी वेल्थ या अपनी एफ्लुएंस को फ्लॉन्ट करते हुए नहीं देखेंगे। राहुल गांधी एक टी शर्ट पहनते हैं वाइट रंग की जीन्स के साथ, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की एक यूथ बल्ज है और वो टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं और मुझे उनके साथ कनेक्ट करना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जी। और देखें जब उसने इस चीज़ों पे काम किया तो राहुल ने कितने गेन्स किए हैं पिछले इलेक्शन के अंदर। ये रातों रात नहीं हुआ है, बड़ी स्ट्रेटेजिकली उसने अपने आप को नौजवानों के साथ रिलेट करने के बाद ये सारे गेन्स किए हैं। सोचना चाहिए जी लोगों को, पता नहीं अपने पाकिस्तान के अलावा कहीं देखते ही नहीं है, इर्द गिर्द की खित्ते की सियासत ही देख लें। पर खैर ठीक है भाई, अब इक़्तिदार मिल गया है, अब देखते हैं कि इसको किस नहज तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद इकॉनमी पे बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब टैक्स कलेक्शन की बात कर लेते हैं। खबरें आ रही कि टैक्स कलेक्शन उस तरह से नहीं हो रही और आने वाले कुछ टाइम में मिनी बजट आने वाला है। शायद मियां साहब की जो मायूसी है उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। आमिर रज़ा साहब, क्या लग रहा है? इकॉनमी एक बड़ा मसला है, सर्वेज आ रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की जानिब नहीं जा रही, IMF के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, क्या यही वजह है कि मियां साहब मायूस हैं और लंदन जा रहे हैं? उनकी तो मायूसी की खैर कोई और वजह होगी, सिर्फ अवाम का दुख नहीं है, सिर्फ मईशत का दुख नहीं है। देखिए, मईशत को हम डाइवोर्स नहीं कर सकते सियासत से। जब तक इस मुल्क की सियासत जो है वो डगर पे नहीं आएगी उस वक्त, यानी कि अगर ये नहीं हो सकता कि सियासी फजा जो है उसमें गैर यकीनी के बादल छाए हुए हों, स्याह बादल छाए हुए हों और हमारी हुक्मरान शराफिया जो है अपने तजादात को हल करने में नाकाम हो। और जैसे कि भी मारिया वक्फे से पहले बता रही थी कि जी ओल्ड बॉयज क्लब में आप फंस चुके हैं कि 90 की दहाई का पाकिस्तान, बल्कि मैं इसको यूं कहता हूं कि 20वीं सदी के पाकिस्तान ने 21वीं सदी के पाकिस्तान का गला घोंटा हुआ है, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि ये 20वीं सदी का जो माइंडसेट है 21वीं सदी में कामयाब नहीं हो सकता। तो आप जब फंसे में उस ओल्ड बॉयज क्लब में और आपको निकलने का मौका नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है उसका टोल जो है वो मईशत पे भी आएगा। और मईशत पे आपकी मईशत कैसे बेहतर होगी कि जब तकरीबन अगर 50% मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस में किसी कॉर्पोरेट को अगर देने पड़े तो कौन आके आपके यहाँ धंधा करेगा? कौन आकर, अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी इतनी बढ़ चुकी हो कि जैसे फोर्ब्स की रिपोर्ट थी कि जी आपके घर के किराए जो हैं वो पीछे रह गए और बिजली के बिल आगे चले गए हों, तो कैसे इस मुल्क के अंदर कोई कारोबार करेगा? और लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि IMF के साथ डील हो गया है, लेकिन उनके एजेंडे पे तो शामिल नहीं है चीजें जो आगे चल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि IMF के साथ अगर कुछ मामला आगे बढ़ेंगे, चीजें ठीक होगी, कोई बेहतरी आएगी? वो उसकी शर्त ये है ना IMF के साथ कि आपको दोस्त ममालिक से श्योरिटी लेनी है कि वो रोल ओवर करेंगे आपके कर्जों को, और वो श्योरिटी आपको चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से नहीं मिल रही है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो IPP की जगह सारी तनकीद होनी चाहिए कि उन लोगों पे, तो वो लोग जिन्होंने एग्रीमेंट किए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे जो पॉलिसीज बनती हैं वो 5 साल या 2 साल के लिए नहीं बनती। हुकूमत को खुद नहीं मालूम होता क्लासेस साहब कि कितना टाइम उसने रुकना है। अभी जिस तरह IPPs की बात कर रहे हैं जिया साहब, तो उनके साथ भी कोई चीज़ें रिविजिट हो रही हैं। कल सुना है कोई मालकान को बुलाया हुआ इस्लामाबाद में, मुलाकातें होंगी हुकूमत। 2-3 यहाँ पे मैंने कमेटीज़ के इजलास थे, सेनेट और कॉमन असम्बली के, IPPs पे थे, तो आई स्पेंड सम टाइम देयर। 2-3 चीज़ें हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं IMF की आपने बात की, तो वहाँ पर जो उन्होंने ये ब्रीफिंग में बताया, हमारे मीडिया में जो भी आता रहा है, तो वज़ीर ये औरंगज़ेब साहब हैं, उनका ये कहना था कि हमारी IMF के साथ ये मामलात जो हैं तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल हैं। मीडिया में जो कुछ भी आता है उनकी मर्ज़ी छापते रहें, और ये सितंबर में जो इजलास होगा उसमें ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। एक वो था। नो कमिंग टू द IPPs, बड़ी अच्छी बात की आमिर जिया भाई ने कि उन लोगों से पूछना चाहिए था जिन्होंने ये मुआहदे किए। बिल्कुल। अब ये मुआहदे किसने किए थे? तमाम गवर्नमेंट्स ने किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नून लीग के दौर में हुए, जब बताया कि मुल्क को अंधेरों से निकाल लिया है। ये जरदारी साहब के दौर से शुरू हुए, 94 से शुरू हुए। उस वक्त 16 लगाए थे। पहली दफ़ा इन्होंने लिंक कर दिया। मतलब इस मुल्क में मुझे लगता है कि ये जो बैंक ऑफ अमेरिका था ना, उन्होंने अपने डॉलर छापने की मशीन पाकिस्तान को उधार पे दे दी थी कि तुम रख लो। मतलब इनका हमारी रुथलेसनेस, हमारी मतलब बेरहमी देखें इस मुल्क के हुक्मरानों की, कि इन्होंने डॉलर के साथ लिंक कर दिया कि जो पर यूनिट है इसकी जो कॉस्ट होगी वो हम आपको परसेंट में देंगे। इस वक्त ये जो ज़्यादातर इन्होंने मुआहदे किए थे, इन्होंने किए थे जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के दौर में, अदवार में सबसे ज़्यादा 2013 और 2018 में, जब चाइनीज़ कंपनी को आपने कहा सोलर लगाएं या आप यहाँ पे अगर कोयले पे लेकर, इवन ये जुल्म देखें, मैं अभी उसकी कमेटी में बैठ के चीज़ें सुन रहा था, 2-3 दिन पहले हुई है कि इन्होंने कोयला भी इंपोर्ट करना था साउथ अफ्रीका से, जो सबसे महंगा था और डॉलरों में आना था, और ये आपने बिजली पैदा कर रहे हैं वहाँ साउथ अफ्रीका से, ये कोयला डॉलरों के अगेंस्ट इंपोर्ट करके कि हम यहाँ पे सस्ती बिजली देंगे, वो कैसे हो सकती थी? लगाई कहाँ पे? आपने सहीवाल में लगा दिया कोयला प्लांट। ऑल द वे फ्राम कोस्टल एरियाज में लगते हैं, कोस्टल एरिया छोड़ के पूरी की पूरी ट्रेन जो है ऑल द वे वो कोयला लेके आपके सहीवाल में आती है। आपने जरी ज़मीनें आपने अलहदा तबाह की। यही लोग थे सर, मैं नाम ले लेता हूँ, यही लोग थे जिनकी अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये नवाज शरीफ साहब के अदवार थे, ये जरदारी साहब के अदवार थे, ये इनके फ्रंट मैन थे, इन्हीं के रिश्तेदार थे। किसी का बेटा है तो किसी का फ्रंट मैन है, तो किसी का प्यारा है तो किसी का लाडला है। अच्छा, यहीं से इन्होंने आके लोकल बिजनेसमैन तलाश किए। इवन चाइनीज़ के साथ देखें, जेवीज़ की इन्होंने जॉइंट वेंचर के तौर पर ऑफशोर कंपनीज बनाई, उनके नाम आ गए। अच्छा, जब हम नाम सुनते हैं आगे से चाइनीज़ आ गए, मिस्टर टोंग आ गए, मिस्टर फोंग आ गए, हम थोड़ा रोब में आ जाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। पीछे यही बैठे थे। कभी आप उनकी मोहम्मद अली की रिपोर्ट पढ़ें जो पावर सेक्टर पर उन्होंने लिखी है कि कैसे इन्होंने वहाँ पर बैठ के टैरिफ लिए हैं। मतलब
मतलब इनको कोई रहम भी नहीं आता कि इन्हीं लोगों ने आपको बादशाह बनाया है। ये कौन 60 रुपए यूनिट पे अपने घर का चले अब ये कर लें, इस कौम पे रहम खा लें और जो IPPs जो हुकूमती शख्सियत ओन करती हैं कम से कम अपने नहीं, अपने जो साहबजादे हैं, फैमिली मेंबर हैं, खानदान के लोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अपने ही कम कर देना। चलें 48 के करीब हैं और सारे के सारे ये इलीट है। जब आप 17,000 ये मेगावाट बिजली आपने इतनी इंस्टॉल क्यों कर ली थी जब आपकी कैपेसिटी नहीं थी? आपकी कैपेसिटी अगेन 25,000 थी मैक्सिमम पीक पे गर्मियों में, आपने जाके 41-42 हजार कैपेसिटी के बोला। ट्रांसमिशन लाइन नहीं है आपके पास, उस पे किसी ने काम नहीं किया। वो एक मामला है यार, ये हुक्मरान है हमारे। आमिर साहब, हम देख रहे हैं रेजिग्नेशन आए हैं, कैसर बंगाली साहब, कफायत शारी, सीधे रास्ते पे डालना हुकूमत की इकॉनमी की जो पॉलिसीज है वो रिजाइन करके, मतलब मामला ठीक नहीं है, कोई उनकी मानी नहीं गई, एहतजाजन गए हैं। समझ में आता है, देखिए जब आप पूरी कौम से कुर्बानी ले रहे हैं और आपके एजेंडे पर किफायत शारी और सादगी नहीं है, आप देखिए सिंबॉलिक है, हमें पता है कि वज़ीर आज़म हाउस का अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाएंगे तो उससे मईशत अच्छी नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप कम करके दिखाएंगे तो लगेगा कि जी आप आवाम के साथ खड़े हैं। अगर आप बड़ी गाड़ियों की जगह छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे और आप गाड़ियों के बड़े बड़े जुलूस लेके नहीं चलेंगे, क्या जरूरत है आपको बड़ी, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, आप 1200-1300 सीसी की गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? भारत में होती रही है, वहां की एम्बेसडर गाड़ी में उनके वजीर आजम से लेकर आर्मी चीफ सब बैठा करते थे। हमारे लोगों को क्यों ये इंपोर्टेड की गाड़ियों की वो है, ये जो बात हो रही थी कि जी फ्लॉन्ट करना अपनी पैसे को या सरकारी पैसे को आपको जाया करना, तो आपको नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि जी एक तरफ आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो वही उसी तरह रहते हैं जिस तरह किसी अमीर मुल्क के हुक्मरान रहते हैं। आप अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पे अब देखें कि मर्सिडीज BMW जब असेंबल होना शुरू हुई तो फिर उन लोगों ने वो गाड़ियां इस्तेमाल करनी शुरू की, वरना वो पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल करते। लेकिन हमारे हम देखते हैं हुकूमत में आने से पहले खान साहब भी बातें करते रहे, दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी बात करती रही कि जनाब बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं होगी, आप कम करेंगे अखराजात को, लेकिन अमल तो कहीं नहीं होता, वही चीजें वैसी चल रही हैं। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कहते नहीं अलामती, हमें पता है कि उससे कोई पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें ये कि आप अवाम में उसके दुख दर्द के साथ खड़े हैं। और आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कम कर सकें, उनकी गाड़ियां छोटी कर सकें, क्या अर्ज है भाई? आपका जब आपकी तालीम तीसरी दुनिया की है, आपकी हेल्थ तीसरी दुनिया की है, आपकी हर चीज जो है पसमानदा है, तुम्हारे हुक्मरान कैसे पहली दुनिया में रह सकते हैं? क्या इनके पास कम, इनके जो अमरीकी सदर के पास वसाइल होंगे अपनी, मैं उसकी कह रहा हूँ जाती आराम और आसाइश के, वो इन लोगों के पास है। उसके बाद फिर गुर्बत शुरू हो जाती है जब अवाम की बात आती है। तो ठीक हो गया। अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले मामले को डिस्कस करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आलमी मीडिया में खान साहब आजकल तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और ये मामला है चांसलरशिप का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। क्लास साहब, बने ना बने, लेकिन दुनिया डिस्कस कर रही है उनको इस टाइम। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया डिस्कस कर रही है और खान साहब साफ ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल तौर पर माने जाते हैं, जाने जाते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है कि उस दिन हमारी मुर्तज़ा अली शाह साहब से बात हो रही थी लंदन से, जो जियो के रिपोर्टर ने अपने शो में लिया हुआ था। 2.5 लाख के करीब ग्रेजुएट्स हैं जो जिन्होंने वोट डालना है या रजिस्टर्ड इलेक्टोरल कॉलेज है, हाँ, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। भाई तब अब देखते हैं वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं, या अब्सटेन करते हैं, क्या करते हैं। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। किसी रिपोर्टर को वैसे उनसे पूछना चाहिए कि खान साहब इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो क्या करेंगे आप खान साहब को वोट डालेंगे या किसी ब्रिटिश को डालेंगे या अब्सटेन करेंगे? बट दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। किसी मेरा रिपोर्टर को किसी वक्त आते जाते उनसे सवाल जो उनसे पूछना चाहिए। नो, कमिंग टू द पॉइंट, मेरा ये ख्याल है थोड़ी सी उन्होंने जल्दी की है, उन्होंने उनकी टीम ने, क्योंकि अक्टूबर में इसकी मेरा ख्याल है नॉमिनेशन वगैरह क्लियरेंस इसकी मिलनी है। सो उसका नतीजा ये निकला है कि खान साहब ने, जुल्फिकार बुखारी साहब या दीगर ने वहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग अच्छी की है, अच्छा उनको लॉन्च किया है, लेकिन फौरी तौर पर उनके जो अपोनेंट्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं वहाँ पर। अब लंदन में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड में देख रहे हैं, उन्होंने खान साहब के खिलाफ पटिशनें कर दी हैं। 101 इल्ज़ामात जो हैं उन्होंने ऑनलाइन लेकर आए हैं, उन्होंने आकर आए हैं, जिससे मेरा ख्याल खान साहब वॉन्ट बी फीलिंग ये कंफर्टेबल। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात भी हैं जो उनको अच्छे नहीं लगे होंगे पढ़कर, उनके ज़हन में तो ये होगा कि शायद हम जाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। सो ये चीज़ उनकी हद तक तो ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उठेंगे। अब पाकिस्तानी कितने ग्रेजुएट्स हैं, मैंने पूछा उनसे मुर्तज़ा शाह साहब से, तो उन्होंने कहा मे बी ऑक्सफोर्ड से अब तक 500,000 के करीब होंगे। पूरे एशियाई जो मुमालिक है यहाँ पे चंद हजार
افغان ہوں گے, باقی تو سارے برٹش ہوں گے وہاں پہ. اچھا پھر ان کی میرا خیال حکومت ایک لاسٹلی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے القادر ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں, کیونکہ وہاں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کا امیدوار کینڈیڈیٹ اگر یہ سزا یافتہ ہے تو پارٹیسپیٹ نہیں کر ستا. سو حکومت کوشش کر رہی ہے, جس پہ یہ کہا بھی ہے بشرا صاحب نے پچھلے دنوں, کہ یہ ان کو القادر ٹرسٹ میں سزا دلوانے کی کوشش کرے گی بیفور اکتوبر, تاکہ خان صاحب وہاں پہ وہ نہ کر سکے پارٹیسپیٹ. حالانکہ کسی ظالم نے تبصرہ کیا ہوا تھا ویسے, اس نے کہا ایک دفعہ خان صاحب کو ویسے بننے دیں, جو مطلب مزے ہم پاکستانیوں نے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے, ادوار کے, عثمان بزدار صاحب کے, باقی کے لیے ہیں, ذرا گورے بھی لے لیں, ذرا آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ذرا خان صاحب کا ذرا ٹیسٹ جو ہے ذرا وہ بھی لیں. کوئکلی بتائیے گا سر کہ جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ توجہ حاصل کرنا تھا, چانسلرشپ حاصل کرنا مقصد نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کا. عامر صاحب جی جی جو ظاہر ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا میں جو ہے ڈسکس ہو رہے ہوں. اب حکومت نے اسٹریٹجی یہ کی کہ ڈیلی میل جو وہاں کے ٹیبلوائڈ ہے وہاں پہ عمران کے خلاف سٹوری چھپا دی, لیکن آپ یہ دیکھیں گارڈین اور جو ان کے زیادہ معتبر پرچے ہیں وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے رہے جیسے ڈیلی میل کو لے رہے ہیں. اس میں جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ عمران کے خلاف جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے, جو ان پر مقدمات ہیں, جو ان کے اوپر مبینہ کیسز بنے ہوئے ہیں, جھوٹے الزامات ہیں بقول ان کے, تو وہ اس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی. تو جو توجہ حاصل کرنی تھی کر لی. روایتی طور پہ تو بڑا لو پروفائل الیکشن ہوتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا, اور وہاں پہ جو عمومی رائے بنتی ہے کہ جی جو پرو اسٹیبلشمنٹ شخص ہوتا ہے وہ عموماً اس کا جیت کر الیکشن آ جاتا ہے. تو اگر آپ کو ایک یہ بھی اشارہ ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ جو ہے ان کو جتوا دیا جاتا ہے, جیت جاتے ہیں کسی طرح سے, تو یہ بھی ایک اشارہ ہوگا کہ جناب مغرب کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس پوری صورتحال کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران جو ہے. ٹھیک ہو گیا عامر صاحب, ایک چھوٹا سا آپ یہ پہلے شارٹ سن لیں, اس پہ ذرا دیکھیں جلسے کے حوالے سے ذرا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جلسے کے حوالے سے حکومت کیا موقف رکھتی ہے, ذرا ملاحظہ کیجیے. کسی کی خواہش تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی جلسہ کینسل ہو, لیکن اگر یہ خود ہی جلسہ کینسل کر دیں تو اس طرح ہی نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں یہ جلسہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے سن لیا جی, حکومتی موقف ہے. بیرسٹر عقیل صاحب فرماتے ہیں ہماری پروگرام میں کہ جلسہ ان کو ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اسلام آباد میں 8 ستمبر کو؟ جو اب تک جلسے منسوخ ہوئے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ تھا کہ این او سی جو ہے ان کو نہیں مل رہا ہوتا. اچھا پھر اگر کوئی یہ کہتے کہ این او سی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ آ کے باقاعدہ ٹکراؤ کریں, تو وہ تو میرے خیال میں کوئی اچھا مشورہ نہ پی ٹی آئی کو کوئی دینے والا ہوگا, نہ یہ آپ حکومت کو کہیں کہ جی بڑا اچھی اسٹریٹجی ہے. اصل جو ہے وہ تو تنقید حکومت میں بنتی ہے کہ آپ این او سی میں جو آپ جماعت اسلامی کو اجازت دے دیتے ہیں, دیگر جماعتوں کو دیتے ہیں, ایک پارٹی کی راہ میں آپ روڈے اٹکا رہے ہیں. جو اونر آتا ہے اس چیز کا وہ حکومت پر آتے ہیں کہ کیا آپ ان کا جلسہ پرامن طریقے سے ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے. پی ٹی آئی اگر یہ سوچے کہ جی این او سی نہ ہونے کے باوجود وہ جلسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تصادم. لیکن این او سی کے ساتھ جو 40 نکات ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے. کلاسا صاحب ہو پائے گا جلسہ, کیونکہ اسی کی وجہ سے 22 اگست کا جلسہ منسوخ ہوا تھا, کنڈیشنل تھا. اگر 40 نکات مان لیں اور اس پہ پورے اتر جائیں تو یہ تو پھر پل سراج سے گزر کے آپ جنت میں ہنسی تھے. جس طرح کی انہوں نے شرائط رکھی ہوئی ہیں وہ پڑھتے پڑھتے آپ کا دم پھول جاتا ہے. وہ تو میرا خیال ہے نہ کرانا والی گل ہے, وہ تو نہ ہی سمجھیے. مجھے نہیں لگ رہا سر یہ ان کو خان صاحب کو پتہ, اس لیے خان صاحب نے کہا ہے, انہوں جیل سے یہ بیان آیا, انہوں نے کہا کہ اگر اس دفعہ میں بھی کہوں آپ کو کہ جلسہ کینسل کر دیں, آپ نے نہیں کرنا. تو مجھے نہیں لگتا ان حالات میں حکومت ان کو اسی طرح لالی پاپ دیے رکھے کہ وہ کبھی بیچارے ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی عدالتوں میں, کبھی ڈی سی کے پاس. ڈی سی صاحب اچھا ایک اور کام کرتے ہیں, وہ پہلے ایشو کر دیتے ہیں, یہ بیچارے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں, پیسہ خرچہ اسٹیج وغیرہ بندے چندے یا ویگنیں بسیں مار دھاڑ کرا کے لوگوں کو تیار تور کر کے لاتے ہیں, وہ اسی رات اس کو کینسل کر دیتے ہیں جناب کہ اب ہم نہیں کرتے. سو مجھے کوئی نہ کوئی ریزن دے کے مطلب مشکل لگ رہا ہے. جب نہیں ہوگا جلسہ آپ کو لگ رہا ہے, میرا خیال ہے, میں تو ایبسلیوٹلی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میری اسیسمنٹ ہے مشکل. ٹھیک ہے جی, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.